देखिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरेरी थियरी और ये लिटरेरी थियरी का फर्स्ट लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसको एक्चुअली मिल जाना चाहिए था आपको कल तक ही, लेकिन कुछ रीजन से कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आज रिकॉर्ड हो रहा है और कोशिश करें कंटिन्यूअसली अब मिलता है। ठीक है, तो लिटरेरी थियरी का जो पहला लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इसमें हम लोग बैकग्राउंड की बात करेंगे, क्या पढ़ना है एक्चुअली और कैसे पढ़ना है और कैसे लिटरेरी थियरी डेवलप हुई। तो इस बात पर जो है थोड़ा सा फोकस करते हुए हम लोग देखेंगे कि लिटरेरी थियरी पढ़ना क्या है, देयर आफ्टर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, व्हाट टू स्टडी इन लिटरेरी थियरी। तो इसमें हम आपको 6 पॉइंट्स मेंशन करते हैं, उन्हीं 6 पॉइंट्स के बेस पर हम आपको पढ़ाएंगे और वही 6 पॉइंट्स आप जो है अपनी स्टडी में भी फोकस करिएगा। ठीक है, तो देखिए पहली चीज जो है आपको थियरी में पढ़नी है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यही 6 पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1 आपको करना है थियरीज। टाइम, हिस्ट्री, एंड क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो थियरीज के विषय में पहली चीज क्या समझना है आपको कि कौन सी थियरी कब आई, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एंड थर्ड थिंग उन थियरीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चंस पूछे गए। वैसे मोस्ट ऑफ थियरीज जो है लगभग एक ही समय पर थोड़ा सा अंतर दे करके जो है, और ज्यादातर थियरीज क्या करती है, ओवरलैप करती है एक दूसरे से, इसलिए क्रोनोलॉजिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ थियरीज को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ सकते हैं। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट आपको किस पर फोकस करना है। सेकंड थिंग इज दैट मेन थियरिस्ट। मेन ब्रैकेट में आप कटिंग भी कर लीजिए, रिलेटेड टू थियरीज। टू ठीक है, तो दूसरी चीज जो भी थियरीज आपको पढ़नी है, उन थियरीज में कौन कौन से मेजर थियरिस्ट है, कौन कौन से मेन थियरिस्ट है, ये चीज भी आपको समझनी है। ठीक है, और क्योंकि इनसे भी जैसे मैचिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे भी पूछ देते हैं इनका रिलेशन किससे है, तो ये हो गया। एक तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, नंबर थर्ड इज थियरिस्ट। देखिए थियरिस्ट यहां मैं जहां भी कहूं आप थियरिस्ट और क्रिटिक दोनों समझेंगे। ठीक है, थियरिस्ट एंड देयर वर्क, या इससे पहले देखिए थियरिस्ट एंड देयर कॉन्सेप्ट। थियरिस्ट एंड देयर कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स। ठीक है, तो थियरिस्ट और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और उन कॉन्सेप्ट से और उनकी थियरी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हो गए। उनसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये टर्म किसने कॉइन किया, ये टर्म का मीनिंग क्या है, इस टर्म का रिलेशन किससे है, इस टर्म को किस बुक में कॉइन किया गया, यूज किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन तीसरे बनते हैं। नंबर 4 पर आप जब चलेंगे तो आपको नेक्स्ट चीज मिलती है थियरिस्ट एंड देयर वर्क। एंड देयर वर्क्स, ठीक है, तो वर्क्स को मैच करने के लिए खूब बढ़िया से पूछता है। जैसे आफ्टर मेटोलॉजी है, उसका ट्रांसलेटर भी पूछता है, राइटर भी पूछता है। ठीक है, और भी जितने वर्क्स हैं उनका जो है खूब अच्छे से राइटर और थियरिस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग में भी पूछे जाते हैं,
बिना मैचिंग के डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे नंबर 5, मेजर लिटरेरी वर्क्स स्टडीड बाय थियरिस्ट्स। ठीक है, तो जो भी ऐसा है, जैसे कोई भी थियरी दी गई तो उसके एग्जाम्पल में या फिर उस थियरी के डेवलपमेंट में किसी न किसी वर्क की स्टडी की गई। जैसे इलियट ने हैमलेट पर काम किया, और भी वर्क्स पर काम किया। ठीक है, दोस्तोवस्की के नॉवेल्स पर काम हुआ। ठीक, तो जो है जस्टम सैंडी पर काम हुआ। तो ये जो वर्क्स हैं, उन पर कैसे किस थियरिस्ट ने या किस थियरिस्ट ने किन वर्क्स पर काम किया, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बने। अच्छा देखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो थियरिस्ट हैं उनकी बायोग्राफिकल डिटेल से जनरली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिला था कि जो कि थियरिस्ट के बायोग्राफी से बना है, मींस कि बर्थ प्लेस पूछा गया था जैक डेरिडा का। जैक डेरिडा का बर्थ प्लेस जो है अल्जीरिया, वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी बायोग्राफिकल डिटेल से क्वेश्चन नहीं आया है। तो एक क्वेश्चन आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है उनका बायोग्राफिकल डिटेल, और तो बहुत ज्यादा फोकस हम लोग बायोग्राफिकल डिटेल पर नहीं करेंगे। केवल एक ही थियर्स से एक ही क्वेश्चन आया है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है। फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग उनके बायोग्राफिकल डिटेल पर भी रखेंगे। नंबर 6 पर चलते हैं, सम जर्नल्स। सम जर्नल्स, ये 6 पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो मैं समझता हूं कि आपसे थियरी का कोई क्वेश्चन बहुत बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए, हम लोग जब नेट के एग्जाम के लिए फोकस करके थियरी को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो एम है, जिस तरीके के क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एम है, ना कि उस थियरी पर आर्ग्यू करने का या फिर उस थियरी पर पेपर लिखने का। इसलिए तो हमको क्या है कि यहाँ पर जो एम हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत डीप नहीं जाना है, सिर्फ सरफेस लेवल पर हम लोग इस तरह से थियरी को पढ़ लें कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ना छूटें। फिर हमको अगर थियरी पर रिसर्च करना होगा, जिसको भी थियरी पर रिसर्च करना होगा, वो फिर उस पर जो है डेवलपमेंट पर, थियरी पर डिटेल में फोकस करेगा। फिर उसके लिए फिलॉसफी में जाना पड़ेगा। ठीक है, कांट और हेगल और दुनियादारी से बहुत सबको पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक अलग चीज है, अलग फील्ड है। जब आप रिसर्च करते हैं तब उसके में जाएंगे। सिंपली अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे जितने से हम लोगों का काम चल जाए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये इतना अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सोर्स है वो आप मान करके चलिए कि 160 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पूछे गए हैं फ्रॉम 2004 टू 2018 नेट एग्जाम। ठीक है, तो नेट के एग्जाम में 2004 से 2018 तक 160 प्लस। ठीक है, तो 160 के लगभग में अप्रॉक्स 160 जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन की एनालिसिस के बेस पर मैं ये कह रहा हूँ, और बाकी के जो 2-3 पेपर 4 पेपर बचते हैं, उनका भी हम मान लें तो ये जो संख्या है वो अप्रॉक्स 200 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, ये 200 के आसपास क्वेश्चन जो है आज तक थियरी से लगभग पूछे गए हैं। लेकिन इकट्ठा जो हमारे पास है वो 160 क्वेश्चन है, उसमें बाकी के ऐड करने हैं 19-20 के।
तो आप मान के चलिए अप्रॉक्स में 200 क्वेश्चंस, ठीक है, 3-4 पेपर छूट रहे हैं लगभग, हाँ शायद 4 पेपर या 3 पेपर, तो उनको मिला करके आप मान के चलिए अप्रॉक्स 200 इन राउंड फिगर क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो उन सबके एनालिसिस के बेस पर मैं आपको ये 6 पॉइंट बता रहा हूँ कि इन 6 पॉइंट्स की चीजें हम लोग अगर समझ लें, फैक्ट्स को याद कर लें, देख लें, नोट्स बना लें और उसको रट लें, तो हमसे लिटरेरी थियरी का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वैसे सच बताऊं तो मैंने इतनी भी चीजें रटी नहीं थी। जैसे हमने वर्क्स पढ़े थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मैंने अपने एग्जाम के लिए पढ़ा था तो मेरा वर्क्स और टर्म्स तो क्लियर थे, बायोग्राफिकल डिटेल बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ी थी, वर्क्स टर्म्स क्लियर थे, कौन सा थियरिस्ट किस थियरी से रिलेटेड है, मेजर थियरिस्ट ही मुझे याद थे, बहुत माइनर थियरिस्ट मुझे उतना कंफर्मली नहीं याद थे, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट्स ही याद थे, बहुत माइनर कॉन्सेप्ट नहीं याद थे। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा बता रहा हूँ, तो इतने में से आपका क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है। इसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड टू लिटरेरी थियरी। देखिए जो लिटरेरी थियरी का करंट बैकग्राउंड, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर वैसे मुझे तो लगता है कि दिखेगा, और नहीं दिखता है तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, लगभग दिख रहा है, ठीक है। जहां नहीं दिख रहा है हमारी बात पर फोकस करिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जो नहीं दिख रहा है। तो देखिए जो करंट बैकग्राउंड जो 20th सेंचुरी लिटरेरी थियरी है, यानी कि जिसको हम लोग पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिटरेरी थियरी कहते हैं, उस पर अगर हम लोग बात करें तो उसका करंट बैकग्राउंड, करंट रिलेशन दो चीजों से है। एक तो आप मान के चलिए जो कैम्ब्रिज क्रिटिक्स हैं, दूसरे न्यू क्रिटिसिज्म है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है। कैम्ब्रिज क्रिटिक्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, इनसे जो है एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। और इनकी डायरेक्ट रिलेशन के बाद आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि जो है फिर थियरी की अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, क्रिटिसिज्म में पढ़ चुके हैं, वहां भी एक्चुअली में थियरी है, ठीक है, बट नॉट सो थियरी दैट इज नोन एज पोस्ट वर्ल्ड वार थियरी, जिसको हम लोग जिस तरीके की थियरी पोस्ट वर्ल्ड वार में मिलती है, जिस तरीके की थियरी 20th सेंचुरी में डेवलप्ड थियरीज मिलती हैं, नंबर ऑफ थियरिस्ट मिलते हैं, उस तरीके की थियरी जो है पहले नहीं मिलती। तो इसमें जरा से 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आई रिचर्ड्स और एफ.आर. लेविस की हमने चर्चा की थी कि ये जो है किससे रिलेटेड थे, इनके बैकग्राउंड, इनके वर्क्स पर, इनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है थियरीज का डेवलपमेंट। तो ये तीनों कौन कौन, आई रिचर्ड्स, एफ.आर. लेविस और विलियम एम्सन, ये तीनों जो है बेसिकली कैम्ब्रिज क्रिटिक कहे जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक रिलेशन और समझिएगा कि आई रिचर्ड्स का ही स्टूडेंट है विलियम एम्सन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आई रिचर्ड्स का स्टूडेंट है विलियम एम्सन, और एफ.आर. लेविस जो है लगभग आई रिचर्ड्स के कंटेम्परेरी। और इनके जो वर्क्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वहीं से एक तरीके का डेवलपमेंट निकलता है जो आपको जोड़ता है लिटरेरी थियरी से। तो जरा समझिए क्या कॉन्सेप्ट इनके आ रहे हैं। जैसे आइए रिचर्ड्स का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंग्लिश और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है, यहीं से जो थियरी है या जो क्रिटिसिज्म है वो किस पर बेस हुई, वो टेक्स्ट पर बेस हुई। एक चीज अगर देखें तो जो क्रिटिसिज्म है या थियरी है उसके 4 हम लोग बेस कह सकते हैं। एक तो ऑथर होता है, ठीक है, एक ऑथर सेंटर क्रिटिसिज्म हुआ, दूसरा रीडर सेंटर क्रिटिसिज्म हुआ, तीसरा टेक्स्ट सेंटर हुआ, और चौथा आइडिया, ठीक है। तो ये 4 बेस होते हैं, ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 4 बेस कहें या 4 पिलर्स कहें क्रिटिसिज्म के, ठीक है। जो क्रिटिसिज्म होगा, जो थियरी होगी, वो या तो ऑथर सेंटर्ड होगा, या तो रीडर सेंटर्ड होगा जिसको हम लोग रीडर रिस्पॉन्स कहते हैं, या तो टेक्स्ट सेंटर्ड होगा जिसमें टेक्स्ट सेंटर में होगा, जैसे जो है जिसको हम लोग कहते हैं भाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है,
जिसको हम लोग बात करें कि फॉर्मलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, डिकॉन्स्ट्रक्शन है, तो ये सारी जो थियरीज हैं ये किस पर बेस्ड है? ये टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है। और इसी पे फिर आगे जो है जो डेवलप होता है, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, वो थोड़ा सा रीडर की भी बात करता है, वहां पर रीडर रिस्पॉन्स थियरी भी आती है। बाद में रीडर रिस्पॉन्स थियरी और भी डेवलप हुई, जूलिया क्रिस्टेवा वगैरह ने काफी इसको डेवलप किया। और देयर आफ्टर जब तो ये हो गया रीडर और टेक्स्ट। और आइडिया बेस्ड थियरी वहां है, जैसे प्लेटो था, प्लेटो के बाद अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के बाद एलियट, ये लोग जो थे इनके मतलब मोस्ट ऑफ आइडिया बेस्ड क्रिटिक्स थे, ठीक है। या फिर आगे थियरीज में आप लोग देखें तो जैसे पोस्ट कॉलोनियल हुआ, वो एक आइडिया बेस्ड क्रिटिसिज्म है, ठीक है, थॉट बेस्ड क्रिटिसिज्म है। फेमिनिज्म हुआ, तो ये सब न इसका रीडर, राइटर और टेक्स्ट तीनों से कोई लेना देना नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, आइडिया बेस्ड। क्या हमने कहा? पोस्ट कॉलोनियल, हमने कहा फेमिनिज्म, हमने कहा जेंडर स्टडीज, हमने कहा कल्चरल स्टडीज, ये सारे के सारे आइडिया बेस्ड। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कभी आगे हम लोग कल्चरल स्टडीज पढ़ना है तो कल्चरल स्टडीज एक्चुअली एक तरीके की स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस है, ठीक है। जो एनालिसिस का तरीका है कल्चरल स्टडीज में वो सेम है जो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में एक टेक्सटुअल एनालिसिस का तरीका अपनाया जाता है। इन द सेम मैनर उसी तरीके को अपना करके यहाँ कल्चरल स्टडीज में स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर आपको लिटरेरी थ्योरी के 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 पिलर्स मिलते हैं, 4 बेसिस मिलते हैं, जिनके बेस पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया गया। तो आइए रिचर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का और बेसिक इंग्लिश का, तो वहां से जो टेक्स्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म है उसका जन्म। आइए रिचर्ड्स ने क्या किया? प्रैक्टिकल किया अपने कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स पर, और उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया कि कोई एक टेक्स्ट लिया पोएट्री का। बेसिक ये जो इनका एक्सपेरिमेंट है दैट वाज ऑन पोएट्री, ठीक है। तो पोएट्री के लिए उन्होंने क्या किया? ही टुक बुक ऑफ पोएट्री एंड रिमूव द author's detail, remove the cover page, means there was no trace of the poet itself, ठीक है। पोएट का कोई भी ट्रेस वहां पर नहीं था जब उन्होंने उस टेक्स्ट को अपने कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स को हैंड ओवर किया। he hand over the text without the trace of the writer or the poet and asked the students to analyze the poems honestly by close reading। तो उन्होंने सिंपली अपने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई इसकी क्लोज रीडिंग करिए। यहीं से जो है फॉर्मूला निकलता है किसका? क्लोज रीडिंग का, टेक्सटुअल एनालिसिस का। और जब इसका जो रिजल्ट था वाज वेरी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग रिजल्ट के साथ जो है चीजें सामने आई। क्या चीजें सामने आई वहां पर? जो निकल कर क्या है, वेरी अमेजिंग एनालिसिस वाज डन बाय द स्टूडेंट्स बिकॉज दे वर नॉट biased, they have no influence of the writer or the poet। बिकॉज जैसे हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बायसनेस आ जाती है कि अच्छा ये पोएट होगा तो इसने गुड लिखा होगा, अच्छा जरूर इसका कोई मीनिंग निकल रहा होगा। इवन दे फाइंड आउट एरर्स इन पोएट्री ऑफ विलियम शेक्सपियर टू, जो कि हम लोग ये जान करके विलियम शेक्सपियर की पोएट्री है उसमें एरर नहीं निकालते। तो एक तरीके से वो एक बेटर तरीका लगा आई रिचर्ड्स का, जहां से स्टार्ट हुआ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। thereafter एफर लेविस ने इस चीज को कंटिन्यू किया, उनकी जो अपनी वाइफ के साथ मिलकर के एक जर्नल पब्लिश किया, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी। दूसरा इनका, इन्होंने जो आई रिचर्ड्स का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्लोज रीडिंग, इसको और भी डेवलप किया। मींस ही डेवलप्ड रिचर्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज रीडिंग टू मच। एंड लास्ट जो था वो था इनका द ग्रेट ट्रेडिशन। द ग्रेट ट्रेडिशन इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन नॉवेल्स। किस पर था? ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये था नॉवेल्स, ठीक है, ऑन नॉवेल्स। तो नॉवेल पर ये क्वेश्चन था, मींस क्लोज रीडिंग। अभी जो पोएट्री पर बात हो रही थी उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन नॉवेल की ही बात की। फिर आई रिचर्ड्स का एक स्टूडेंट आया, उसने एक वर्क लिखा
जिसका टाइटल था द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। जबकि इस वर्क को अपने आप में एम्बिगुअस कहा जाता है, दैट इज वेरी एम्बिगुअस वर्क, बट हियर ही used mathematical formulas, means he tried to study poetry like mathematics, and he find out 7 problems of poetry, 7 ambiguities, and these 3 writer and their concepts uh, leads people to new criticism and formalism and structuralism। ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? न्यू क्रिटिसिज्म पर हम लोग आगे फिर से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सिंपली एक चीज समझिएगा कि अ फॉर्मलिस्ट क्रिटिकल मूवमेंट, अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं दिख रही तो इसको लिखिएगा अ फॉर्मलिस्ट, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो रही है, फॉर्मलिस्ट क्रिटिकल मूवमेंट। ठीक है, दूसरी चीज किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू क्लोज रीडिंग। फिर इसके बाद क्या आया? रशियन फॉर्मलिज्म या फॉर्मलिज्म जिसको कहते हैं। तो ये एक जो है क्या है? रशियन फॉर्मलिज्म है, और ठीक, या फिर इसको फॉर्मलिज्म या रशियन फॉर्मलिज्म कहते हैं। और इसके बाद आ गया स्ट्रक्चरलिज्म, और यहीं से थियरीज, नंबर ऑफ थियरीज डेवलप होती चली गई। अच्छा, अब जरा सा हम लोग बैकग्राउंड पर हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं थियरीज बिफोर थियरी, मींस व्हाट थियरीज वाज बिफोर 20th century literary theory, or post World War literary theory, means how was the criticism before literary theory in 20th century। ठीक है, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आप देखेंगे, सबसे पहले आपको एक थियरी मिलती है पोएटिक्स में। ठीक है, पोएटिक्स किसकी बुक थी? एरिस्टोटल की, वहां थी। अच्छा, एक चीज उससे उनसे पहले भी थोड़ा सा जाएंगे, तो थियरी ऑफ एमिटेशन, थियरी ऑफ माइमेसिस हमको मिलती है प्लेटो में। प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, उसने बुक लिखी है एरिस्टोटल। ठीक है, इसको हम लोग पहली बुक ऑफ लिटरेरी थियरी की कंसीडर कर सकते हैं। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट क्रिटिक टू डेवलप रीडर सेंटर्ड अप्रोच टू लिटरेचर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने 4 अप्रोचेस की बात की, ऑथर सेंटर, रीडर सेंटर, टेक्स्ट सेंटर एंड आइडिया सेंटर। पर जो पहली थियरी डेवलप की गई थी, एंड दैट थियरी वाज रीडर सेंटर्ड थियरी, एंड बिफोर दैट प्लेटो's theory was idea centered theory। ठीक है, तो पहली बुक की बात करें तो पोएटिक्स है, जिसको हम लिटरेरी थियरी की बुक कह सकते हैं, और वहां पर एक रीडर सेंटर्ड अप्रोच से लिटरेचर को समझने की कोशिश की गई। देयर आफ्टर इंग्लिश में जब आते हैं तो इंग्लिश में फिलिप सिडनी मिलता है, और फिलिप सिडनी के टाइम तक जो था वो एक्चुअली में लाइकिंग डिसलाइकिंग का मैटर था। ठीक है, अप्रूवल और डिसअप्रूवल का मैटर था, एंड दिस वाज द रेपिटेशन ऑफ प्लेटोनिक आइडियाज। प्लेटो के ही आइडियाज का जो है एक कंटिन्यूएशन था, जिसमें इसकी बात की गई कि भाई देखो, एक ने कहा कि ये चार्जेस है पोएट्री पर, दूसरे ने डिफेंड किया। ठीक है, तो वहां भी इस तरह का जो है कह रहे हैं कि सिडनीज राइटिंग इज अबाउट लिटरेचर इन जनरल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्पेसिफिक राइटर पर, स्पेसिफिक वर्क पर स्टडी नहीं है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग लिटरेचर इन जनरल, वेदर दिस इज एरिस्टोटल और प्लेटो और फिलिप सिडनी और स्टीफन गोसोन और any others, they all are talking literature in general, not of any specific writer or specific work or text। ठीक है, आप प्लेटो को देखेंगे, प्लेटो जनरली क्या करता है? पोएट्री को बैन करता है, जनरली पोएट्री बैन करता है, दो को छोड़ करके। एरिस्टोटल बात करता है तो जनरली जनरल ट्रेजेडी की बात करता है, एपिक की बात करता है। ठीक है, कॉमेडी, ड्रामा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एपिक, तो जनरल लिटरेचर की बात हो रही है। इन द सेम मैनर फिलिप सिडनी आल्सो रिपीट दैट ट्रेडिशन ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो वहां भी ये चीज कंटिन्यूअसली रिपीट होती है। आगे बढ़ते जरा देखते हैं क्या हुआ था। कह रहे कि आफ्टर सिडनी इन 18th century डॉक्टर सैमुअल जॉनसन प्रेजेंट हिज व्यूज इन हिज लाइव्स ऑफ पोएट्स एंड प्रीफेस टू शेक्सपियर। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जो एक आइडिया, जनरल आइडिया था, दैट दे वर टॉकिंग लिटरेचर एज जनरल एस्पेक्ट।
But in Dr. Samuel Johnson, it was become a little bit specific, and here's traces of historical criticism as well as biographical criticism. Because when Dr. Johnson is talking about poets and their works in his lives of poets, then sometimes he is specific to the writers and their biography and their history. And thereafter, when he's talking about William Shakespeare and his work, he talks specifically about the writing skill of William Shakespeare and his works, that is 37 or 38 plays. And he has specifically uh, featured these works in his preface to Shakespeare. Actually, this preface to Shakespeare is the preface of that publication which was published as a complete works of William Shakespeare. And in that complete works of William Shakespeare, he wrote a preface that become a very major work of literary criticism, major document of literary criticism. Okay, and thereafter come romantic critics like Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, who gave their views in preface to lyrical ballad and Biographia Literaria continuously. ठीक है, तो उन्होंने जैसे किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में अपने आइडियाज प्रेजेंट किए, एंड एसटी कॉलर्स प्रेजेंट्स हिज व्यूज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, and sometimes this is also in tradition of Aristotle, because they are talking here poetry in general, but because they are not talking any specific text. If Wordsworth is talking about poetic diction, he's talking about the diction of poetry in general. He is giving the definition of poetry in general, not talking about a specific work. In the same manner, in Biographia Literaria, Coleridge is also talking about literature or poetry in general. He's talking about fancy, imagination, and all the ideas are general ideas, not particular or specific ideas. Clear? Uh, Thereafter, A Defense of Poetry by P.B. Shelley, and Letters of John Keats, where we find his idea of negative capability. And this particular idea of negative capability is only contribution as critic by Mr. John Keats. And A Defense of Poetry is also a single and only well-known work of literary criticism by P.B. Shelley. Okay, so next one is that among the Victorians, Matthew Arnold present his touchstone method and poetry as criticism of life. ये देखिएगा, विक्टोरियंस में आकर के मैथ्यू आर्नल्ड का जो एज क्रिटिक कद है वो जो है सामान्य से ऊंचा है, मींस ही इज बेटर देन अदर्स. क्लियर? सो आगे हम लोग देखते हैं, मूव करते हैं, देन विल फाइंड that his best views are found in his function of criticism at the present time and study of poetry. दोनों वर्क्स का डिस्कशन हम कर चुके हैं. दोनों वर्क्स का टाइटल आप जरूर से याद रखिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे. एंड देयर आफ्टर इन 20th century we lead towards the new way of literary criticism that paved the way for literary theory and the schools of criticism. ठीक है, जो लिटरेरी थियरी और लिटरेरी स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म आगे डेवलप हुए, वो कहाँ पर आकर के 20th century में वहाँ जो आइडियाज डेवलप हुए वहां से लिटरेरी थियरी. बिकॉज उसका रीजन क्या था? बिकॉज हियर till this time the story of English literature and language has been started as a area of study, as a subject. Okay, in universities like Cambridge, Oxford, and University of London or King's College. तो इन जगहों पर जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हायर एजुकेशन में जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है या लिटरेरी थियरी है या लिटरेचर एज अ होल है, वो क्या हुआ था, एक स्टडी का एरिया बन गया था, स्टडी का सब्जेक्ट बन गया था. और यहाँ से जैसे
जब कोई चीज स्टडी की जाएगी तभी उस पर आइडियाज डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजें डेवलप हो चुकी थी, इसलिए यहां से चीजें शुरू हुई। दूसरी चीज जो 20th सेंचुरी का एक कंडीशन था, वर्ल्ड वार, वियतनाम वार and number of revolutions, these are also influenced the literary theories and cultural studies too. Okay, और यहीं पर फेमिनिज्म भी इसीलिए डेवलप हुआ। एंड वैसे हमारा एक आइडिया है इंडियन फेमिनिज्म इंडिया को लेकर के, उस पर भी हम काफी कुछ लिख भी रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। दैट इन माय व्यू, what I say from the perspective of Indian history and Indianness, that is, there is no need in of feminism in India prior the coming of Islam, or prior the coming of Britishers, because Indians gave sufficient rights, all rights and equality to female. That's why there was no feminist ideas earlier. If you find any feminist ideas, any feminist thing in India, only after coming of Mughals and Islam rulers and Britishers. So I'm developing this idea, and very soon you will find that book for a study. Okay, let's come to the point. And now there are two tracks of thinkers in 20th century, or in literary criticism as a whole. तो दो जो ट्रैक्स हैं, एंड फर्स्ट ट्रैक जिसकी बात हम लोग करें, दैट लीड्स थ्रू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन टू अर्नल्ड एलियट एंड एफ आर लेविस, एंड माइट बी कॉल्ड practical criticism track. Okay, and it centers upon close reading of text and has given the tradition of close reading. ठीक है, तो एक जो ट्रेडिशन चला कहां से, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से, अर्नल्ड आया, अर्नल्ड से एलियट, रिचर्ड्स एंड एफ आर लेविस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा जो ट्रैक हम लोगों को मिलता है वो है क्या, लीड्स थ्रू सिडनी वर्ड्सवर्थ कॉलेज, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, and do not focus on single text but tackle big general issues on literature as a whole. They are very near to 1960s onwards literary theories. ठीक है, तो जो जनरल इश्यूज पर बात कर रहे थे उन लिटरेरी थियरीज के नजदीक ये हैं, और जो क्लोज रीडिंग, टेक्सटुअल रीडिंग की बात कर रहे हैं, मीनिंग की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके नजदीक है, वो जो है एफ आर लेविस, एलियट और अर्नल्ड का जो ट्रैक है, आई रिचर्ड्स का जो ट्रैक है, उस ट्रैक से रिलेट कर रहे हैं। आई होप इतनी चीजें आपको वेल क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट यहां से बात करें कि ट्रेडिशन ऑफ लिटरेरी थियरी, जिसकी हम लोगों ने बात की थी पॉइंट नंबर 1 में, दैट इज कि हमने कहा कि लिटरेरी थियरी, टाइम, हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी। तो यहां से आपको एक क्रोनोलॉजिकल आइडिया मिल जाएगा, और इस पॉइंट को आपको एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है कि कौन सी थ्योरी कब डेवलप हो रही, शुरुआत कहां हो रही। देखिएगा, पहले कह रहे हैं मॉरल क्रिटिसिज्म, ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। These theories of in tradition of Plato and Aristotle, or we can say that in Greco-Roman criticism tradition, and these were developed sometimes in 360 BC and is still being talked till present. देखिएगा, कोई भी थियरी खत्म नहीं हुई, ठीक है, except cultural studies that was stopped, the department that was started in the University of Birmingham. ठीक है, फिर भी कल्चरल स्टडीज की स्टडी खत्म नहीं हुई है, उस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया, बट आउटसाइड इंग्लैंड cultural studies is continuously studying, and number of departments of cultural studies and are there in universities and colleges, and apart from this cultural studies is being studied in number of departments of English literature, as well as in media studies, film studies and other fields. Okay, even sometimes in sociology also. Okay, so
we find that first thing is that sometimes in BCs, that is 360 BCs and till present, and thereafter अच्छा क्रोनोलॉजी के लिए आप जो बिगिनिंग टाइम है वहीं से आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो क्रोनोलॉजी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, उस क्वेश्चन को भी हम आपको दिखाएंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ दैट इज फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म, दैट इज 1930s। और यही आगे चल करके डेवलप हुआ, ठीक है। तो किससे मिल गया? स्ट्रक्चरलिज्म से मैच हो जाता है, ठीक है, जो 1920s में डेवलप हुआ था एंड 1960s में जर्मनी पहुंचा और 1970s में इंग्लैंड पहुंचा था। तो इससे मतलब नहीं कौन कब पहुंचा था, ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे उसमें, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट थिंग आपको जो मिला साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एंड जंगियन क्रिटिसिज्म। जंगियन जो है एक्चुअली कार्ल जंग थे, उनका जो क्रिटिसिज्म था, इनका जो साइको एनालिसिस फ्राइड के साथ आया था, तो इनका भी जो बिगिनिंग टाइम है 1930s है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कार्ल मार्क्स के साथ 1930s में आया, रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म 1960s, एंड स्ट्रक्चरलिज्म जिसको सेमियोटिक्स कहते हैं, जिसकी बिगिनिंग हुई शेश्योर के कॉन्सेप्ट के बाद, शेश्योर के लेक्चर्स के बाद, जब वो लेक्चर्स 1919 में पब्लिश हुए, सॉरी 1917 हाँ 1917 से 19 के बीच में पब्लिश हुए थे। और उसके बाद एक्चुअली ये 1916 में लेक्चर्स दिए थे, स्टूडेंट्स के जो कॉपीज थे उसको पब्लिश किया गया। तो जब वो पब्लिश हुए उसके बाद वो जो स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियाज हैं उसको जो है डिफरेंट फील्ड्स में, जस्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, थियरी, तो इन सब फील्ड्स में जो इसको सोशियोलॉजी, तो इन सब फील्ड्स में इसको अप्लाई किया जाना, दैट मूवमेंट वाज नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म बिकॉज दे थिंक्स about things and ideas as a structure as a whole, means वो चीजों को सेपरेट नहीं देखते थे, वो चीजों को एज इन अ स्ट्रक्चर देखते थे। वो कहाँ डेवलप हुआ? 1920s में। thereafter हम लोग आगे मूव करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि डिकंस्ट्रक्शन था, एक्चुअली इसी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट में आया और 1966 में डेवलप हुआ और आज तक चल रहा है। एंड फिर नया जो आइडिया आया न्यू हिस्टोरिसिज्म या फिर कल्चर स्टडीज भी है, दोनों का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? 1980s में, 1984 the establishment of the Department of Cultural Studies in the University of Birmingham. Okay, that was a Center for Cultural Studies. And next is post-colonial, that is 1990s, and feminist criticism 1960s, gender and queer theory 1970s, and critical and race theory 1970s, and critical disability studies 1990s। बहुत करंट इशू है, हमारे डिपार्टमेंट के बेहरा सर हैं, ही इज very well versed in critical disability studies, and even I have published a paper, and this paper was published in Nepal. It was on disability studies. Okay, I have studied disabled characters in the works of Amish Tripathi, which are mythical works, that actually I was discussing that mythical characters in the light of Amish Tripathi, ठीक है, इन क्रिटिकल डिसेबिलिटी स्टडीज। ओके, तो ये जो आइडियाज है इसमें एक चीज देखेंगे, मोस्ट ऑफ थियरीज आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं बनते हैं। एक ही क्वेश्चन बना था जो कि 2 बार रिपीट करके पूछा गया, उस क्वेश्चन को भी हम आपको दिखाएंगे आगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म की, और न्यू क्रिटिसिज्म की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो कि होपफुली हम कोशिश करेंगे आपको बाय इवनिंग आज दे दें, नहीं तो एटलीस्ट एक लेक्चर आपको एवरीडे मिलता रहेगा। आज का लेक्चर ये कल मिल जाना था, अभी हमने रिकॉर्ड किया, अभी अपलोड हो जाएगा, आपको वेरी सून मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास, विल मीट सून अगेन एंड टेक केयर।